रिकॉर्ड। ऑलराइट, तो हम लोग ये एक और एग्जांपल है। तो जैसे हमने पिछले जो लेक्चर था उसके अंदर हमने पढ़ा था कि आप लोगों के पास जो चैप्टर 5 के अंदर जो सवाल होंगे वो इसी तरह के होंगे कि आपके पास डिफरेंट शेडेड एरियाज होंगी और आपने ओवरऑल पूरे शेडेड एरिया का सेंट्रॉइड फाइंड करना होगा। तो जो हमने मेथड पढ़ा था उसी को हम लोग रिवाइज करेंगे। तो ये तो काफी सिंपल प्रॉब्लम है, मगर मैं चाह रहा हूँ हम लोग सिंपल से ही स्टार्ट लें और फिर डिफिकल्ट की तरफ मूव करें। तो सवाल ये है कि डिटरमिन द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द शेडेड एरिया। अच्छा, अब इसके अंदर आप देखें कि ये सिर्फ आपसे वाई कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, ये एक्स कोऑर्डिनेट नहीं पूछ रहा। तो उसकी भी रीजन है। हम लोग यूँ करेंगे कि मैं आप लोगों को एक्स कोऑर्डिनेट भी फाइंड करवाऊंगा और फिर हम लोग देखेंगे कि वो एक्स कोऑर्डिनेट मतलब का क्या, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट की क्या बात है कि जो सवाल के अंदर नहीं पूछी हुई। तो ओवरऑल जो आपके स्टेप्स होते हैं चैप्टर 5 के अंदर, खासतौर पे सेंट्रॉइड के सवालों के अंदर, वो बेसिकली इसी 5 स्टेप्स के अंदर डिवाइडेड होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि आपने अपनी फिगर को डिफरेंट एलिमेंट्री शेप्स पे डिवाइड करना होता है। सेकंड स्टेप पे आपने अपनी टेबल की आउटलाइन बनानी होती है, ठीक है। तो अपनी पूरी टेबल के कॉलम्स, हेडिंग्स, रोज वो सारे आपने बनाने होते हैं और उसके बाद आपने बस टेबल्स के अंदर वैल्यूज पुट इन करनी होती हैं। वैल्यूज आप बेसिकली ऑब्वियसली फिगर में से ही देख के पुट कर होंगे। तो टेबल के अंदर आपने एरिया फाइंड करना है तो आप यहाँ से एरिया फाइंड करके फिर टेबल के अंदर प्लग इन प्ले कर रहे होंगे। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, टेबल के अंदर कोई 3 कॉलम्स होते हैं जिनके आंसर्स को आपने एट देन सम करना होता है। तो आप बेसिकली वो सम कर देते हैं और एट द एंड आप फॉर्मूला अप्लाई करते हैं अपना, जो कि y और x कोऑर्डिनेट्स होते हैं पूरे ओवरऑल आपकी फिगर का सेंट्रॉइड फाइंड करने के लिए। तो ये जो पूरी एक्सरसाइज है, हम लोग पूरी एक्सरसाइज इसलिए कर रहे हैं कि हमें पूरी फिगर जो आपको दी हुई है उसका ओवरऑल सेंट्रॉइड चाहिए। ओके, तो स्टार्ट लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप था कि हमने क्या करना है, अपनी फिगर को डिफरेंट एलिमेंट्री शेप्स पे डिवाइड करना है। अच्छा, तो आपके पास ये फिगर दी हुई है, तो आप लोग मुझे बताएं कि इसको कितने एलिमेंट्री शेप्स पे आप डिवाइड कर सकते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड योर आंसर। ठीक है, आंसर क्या है? आंसर बेसिकली आपने कितने ओवरऑल सेंट्रॉइड फाइंड करना है। तो ऑब्वियसली देयर इज अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स जिसके थ्रू पे आप डिवाइड कर सकते हैं, जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके। मगर कम से कम कितने फिगर, कितनी क्या कहते हैं, एलिमेंट्स हैं, कितनी शेप्स हैं जिस पे आप डिवाइड कर सकते हैं। व्हाट्स द मिनिमम नंबर ऑफ शेप्स जिस पे आप डिवाइड कर सकते हैं? तो चैट के अंदर सब लोग बताएं मुझे। और मैं चाह रहा हूँ कि सबसे ही आंसर है, मैं बाद पे चेक करूंगा सबके आंसर्स। बेशक गलत होता है, सही होता है, इसका कोई मार्क्स नहीं है। ठीक है, ऑलराइट। तो अक्सर लोगों के 2 आए हैं, कुछ लोगों के 3 भी आए हैं और कुछ ने तो 6 भी किए हुए हैं। ऑलराइट, तो इंटरेस्टिंगली हम, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि ये डिस्कशन हो, तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये 6 किस तरह आपने, मतलब क्या चीज सोची थी इन ऑर्डर टू गेट 6? तो 6 मेरे ख्याल से कशान ने कहा था। तो कशान, आपका मैं माइक अनम्यूट कर रहा हूँ, तो आप मुझे बताएं कि आपने, जी कशान आवाज आ रही है मेरी? यस सर। जी, सर वो 6 डिवाइड हो सकता था इसलिए मैंने किया। किस तरह आपने डिवाइड किया उसको? मतलब एलिमेंट्री शेप। ठीक है, आप, ओके, ठीक है, तो मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ कि, एक सेकेंड। right, let me just figure it out. Okay, yeah. तो बेसिकली आप अपनी फिगर को, आपने क्या करना है, आपने बेसिकली शेडेड एरिया का सेंट्रॉइड फाइंड करना है। तो बेसिकली आपने शेडेड एरिया फाइंड करना है कि शेडेड एरिया आप किस तरह फाइंड कर सकते हैं। नहीं है कासिम। ठीक है,
अटेंडेंस क्लास के एंड पे ही होगी अगर कोई पूछ रहा है। अच्छा, तो इस ये जो आपकी फिगर है इस पे अगर मैं शेडेड एरिया के शेडेड एरिया फाइंड करना चाहूँ मैं किस तरह कर सकता? एक तो तरीका ये हो सकता है कि मैं बेसिकली ये जो कंप्लीट फिगर है वो लूँ, बेसिकली मैं इस तरह करता हूँ कि मेरे पास एक मैं इसका एरिया मेजर करूँ, फिर मैं यूँ कर सकता हूँ कि मैं इसका एरिया फाइंड करूँ, फिर मैं यूँ कर सकता हूँ कि इसका एरिया फाइंड करूँ। ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। फिर आखिरी पे मैं यहाँ से लेके यहाँ तक फाइंड करूँ। तो मेरे पास कितने 1 2 3 4 शेप्स बन गई हैं। तो अब मैं 4 से और कम भी कर सकता हूँ। 4 से और कम मैं इस तरह कर सकता हूँ, जो 4 से कम वाला नंबर है वो आपका 3 भी हो सकता है। ठीक है, 3 के अंदर आप यूं कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ 3 के अंदर आप यूं कर सकते हैं कि आप एक तो आपकी शेप नंबर 1 ये बन गई, शेप नंबर जो 2 है आपकी वो ये है, और फिर शेप नंबर 3 आपकी ये है। तो आप बेसिकली क्या करेंगे, आप शेप नंबर 1 का एरिया लेंगे, आप शेप नंबर 2 का एरिया लेंगे, और शेप नंबर 3 का एरिया आप माइनस कर देंगे। ठीक है, तो फिर आपके पास बेसिकली शेडेड एरिया आ जाएगी। और जो दूसरा तरीका है, जो कि सबसे आसान तरीका है, आप एक एरिया आपका ये हो गया और जो दूसरा एरिया है वो आपका ये हो गया। ठीक है, तो बेसिकली आप क्या करेंगे, बड़े एरिया में से इस छोटे वाइट एरिया को माइनस कर देंगे, तो आपके पास ओवरऑल शेडेड एरिया आ गया। ठीक है, तो इसी तरह आपने सोचना है, आपको जब भी कोई भी फिगर दी हुई है कि आपने किस तरह उसको कम से कम फिगर्स पे शेप्स पे लेके डिवाइड कर देना। तो ज्यादा शेप से कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे, हालांकि अगर आप कम शेप से करें तो वो उसका अच्छा इंप्रेशन रहेगा। ओके, तो पहला स्टेप हमारा हो गया। दूसरा स्टेप हमारा है कि आपने आउटलाइन ऑफ द टेबल ड्रॉ करनी है। तो टेबल की तरफ आ जाते हैं। तो टेबल मैंने कहा था कि ये 6 कॉलम्स होंगे आपके पास। पहला कॉलम है शेप्स, आपके पास जितनी भी शेप्स आती हैं, जितने एलिमेंट्री शेप्स हैं। दूसरा उनका एरिया हो गया। फिर एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ नजर नहीं आ रहा मगर ये एक्स डैश है, तो उस पर्टिकुलर शेप का सेंट्रॉइड का एक्स एक्सिस, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दैट सेंट्रॉइड, और उस पर्टिकुलर शेप का वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड। उसके बाद जो आखिरी दो हैं वो बेसिकली a इंटू एक्स यहाँ आ गया, a इंटू वाई इधर आ गया। ठीक है, अब क्योंकि हम लोग यहाँ दो शेप्स यूज करने, तो आपके पास सिर्फ ये दो रोज यूटिलाइज करी होंगी। जो आखिरी रो है उसके अंदर आप टोटल कर रहे होंगे। ठीक है, तो टोटल भी मैं आपको बताऊंगा कि टोटल किन किन चीजों का करना है आपने। ठीक है, तो ये 6 कॉलम्स आपने याद रखने। तो हमेशा ये टेबल ड्रॉ करने के भी तो आई डोंट नो 1 मार्क्स होंगे, या मतलब एटलीस्ट समथिंग इज, अगर आपको बिल्कुल ही कुछ क्लियर है और बिल्कुल ही आपने तैयारी नहीं की और पूरी रात फोर्टनाइट खेलते रहे, तो एग्जाम के अंदर ये टेबल अगर बना दे तो मैं कुछ मार्क्स आपको इसके लिए भी कोशिश करूंगा देने की। अच्छा, तो ठीक है, तो मेरी ये टेबल है। अब मैंने टेबल के अंदर सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है, मगर लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप। तो शेप नंबर 1 मेरी ओवरऑल शेप थी, जो कि ओवरऑल आ रही थी। तो उस शेप का जो एरिया है वो कितना होगा, वो बेसिकली विड्थ आपकी 10 प्लस 20 प्लस 10 40, तो 40 इंटू 10 प्लस 20 प्लस 50 आपका 80 आ रहा है, तो 40 इंटू 80 आपका 3200 बेसिकली। तो 3200 आपका एरिया पहली शेप का आ गया। और फिर उसके बाद जो दूसरी शेप है आपकी, जो छोटी वाली शेप है, वो 20 बाय 20 का स्क्वायर है, तो 20 इंटू 20 आपका। और क्योंकि वो शेडेड नहीं है तो आपने साथ माइनस भी लिखना है, तो -400 आपका यूँ आ गया। अच्छा, तो आप यूँ भी कर सकते हैं कि आप रो बाय रो जाएं। ठीक है, तो आप पहले शेप नंबर 1 लें और उसकी सब कुछ फाइंड करें, फिर आप शेप नंबर 2 आए, फिर उसकी सब कुछ करें। या फिर आप यूँ कर सकते हैं कि आप एरियाज एक दफा फाइंड कर लें, फिर उसके बाद सेंट्रॉइड ऑफ एक्स एक्सिस फाइंड करें, फिर सेंट्रॉइड के वाई एक्सिस फाइंड करें। तो इस तरह आप मतलब कॉलम बाय कॉलम भी जा सकते हैं। ठीक है, मतलब जो आपको आसान लगे। ओके, तो उसके बाद हमने एरियाज दोनों के फाइंड कर लिए। अच्छा, अब ये जो बड़ी वाली फिगर थी जो मेरी यहाँ से जो स्टार्ट लेके यहाँ तक थी, उसका सेंटर कहाँ होगा? उसका सेंटर बेसिकली समवेयर
इधर होगा, ठीक है। तो इसका जो सेंटर होगा तो अच्छा, दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट चीज थी मैंने स्टेप्स के अंदर वो मिस कर दिया, वो ये है कि आप जब अपनी फिगर्स ड्रॉ करते हैं तो हर फिगर के साथ एक्सिस भी मेंशन होना चाहिए, ठीक है। तो एक्सिस इस शेप का तो ऑलरेडी था, मगर आप लोग जो भी फिगर्स बनाए अगर आपको एक्सिस नहीं दिए हुए तो आपने एक्सिस ड्रॉ करने हैं। तो इस केस पे लेट्स सपोज कि आपका जो एक्सिस है दैट इज फ्रॉम हियर और ये, ठीक है, इसको थोड़ा, ठीक है। तो ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया, तो इसको मैं एक्स लिख दूंगा और इसको इसको मैं वाई लिख दूंगा, ठीक है। तो मेरा एक्स वाई हो गया। अच्छा, तो दोबारा उसकी तरफ आते हैं। जो मेरा जो बड़ी वाली शेप है उसका जो एक्स है वो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस किस तरह फाइंड करूंगा? मुझे पता है अगर मेरे पास एक रेक्टेंगल है तो उसका सेंटर कैसे फाइंड करूंगा? ये कंप्लीट लेंथ डिवाइडेड बाय 2। तो अगर कंप्लीट लेंथ मेरी 40 आई थी, डिवाइड बाय 2 करूँ तो मेरे पास 20 आनी चाहिए, तो वो यहाँ 20 आ गई। तो इसी तरह अगर इस रेक्टेंगल का y यहाँ से लेके यहाँ तक 80 है तो ये मेरे पास 40 होगा, तो वो आ गया 40। तो अब क्या करना है, मैंने 3200 मल्टीप्लाई बाई 20 करना है तो ये आ जाएगा, और 3200 मल्टीप्लाई बाई 40 करना है तो मेरे पास ये आ जाएगा। अब मैं दोबारा आता हूँ इसकी तरफ, ठीक है। अच्छा, ओरिजिन मेरा यही था, वो मिल गया। अच्छा, अब जो मेरा ये वाला जो स्क्वायर है इसका जो सेंट्रॉइड है, इसका जो एक्स डैश और वाई डैश है वो मैंने मेजर करना है ओरिजिन से, ठीक है। अच्छा, अब ओरिजिन से इसका जो सेंटर है उसका एक्स एक्सिस क्या होगा? तो मैं क्या करूंगा, तो मैं बेसिकली मुझे कौन सा डिस्टेंस फाइंड करना है? मुझे ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है, और ये वाला डिस्टेंस क्या होगा? बेसिकली 10 प्लस यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि इसका आपको अगर याद हो ये यहाँ से लेके यहाँ तक 20 है, तो 20 का हाफ ये 10 हो गया। तो ओवरऑल जो मेरे पास ये है 10 प्लस 10 20 आएगा, तो ये मेरे पास 20 आ गया। तो मुझे पता है कि इस स्क्वायर का जो सेंटर है वो ओरिजिन से एक्स एक्सिस के अंदर 20 है। अच्छा, उसके बाद अब इसका वाई एक्सिस मुझे देखना है, तो वाई एक्सिस के अंदर ये मेरा ओरिजिन था, ठीक है। अब मेरा जो ये जो छोटा स्क्वायर है इसका सेंटर यहाँ है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसका y डैश फाइंड करना है। इसका जो सेंट्रॉइड है ओरिजिन से लेके यहाँ तक का क्या डिस्टेंस है, मतलब बेसिकली, अब ये सर्कल है, अनडू करते हैं। बेसिकली ये डिस्टेंस मेरा कितना है वो किस तरह फाइंड करेंगे? वो इस तरह फाइंड करेंगे, मुझे पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे पास ये 50 है, और फिर मुझे पता है कि ये अगर ये टोटल स्क्वायर 20 था तो 20 का हाफ 10 होगा, मतलब यहाँ यहाँ से यहाँ तक 10 होगा, तो 50 प्लस 10 मेरे पास 60 आ जाएगा, ठीक। तो इस तरह मेरे पास ये वाली टेबल हो गई, प्लस ये जो दो वैल्यूज हैं ये मैं -400 मल्टीप्लाई बाई 20 ये आ गया, -400 मल्टीप्लाई बाई 60 मेरे पास ये आ जाएगा। ये दोनों नेगेटिव वैल्यूज आ रही हैं। अच्छा, अब मुझे कौन कौन सी कॉलम्स हैं जिनको आपने सम करना है? बेसिकली एरिया, आपका जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला अगर आप याद रखें तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि कौन से कॉलम्स को आपने ऐड अप करना है। तो फॉर्मूले के अंदर आ रहा है समेशन ए एक्स डैश, तो एक्स डैश का समेशन हो रहा है यहाँ, इसका मतलब कि मेरे पास एक्स को मैं ए एक्स डैश को मैं सम कर रहा हूँ, तो 64,000 माइनस 800 मेरे पास ये आंसर आ जाएगा। तो ये मुझे चाहिए। उसके बाद मुझे समेशन ए चाहिए। समेशन ए मेरे सम ऑफ एरियाज हैं, तो एरिया जो मेरे 3200 और -400, तो ये मेरा समेशन एरिया आ रहा था, तो ये मुझे दूसरी वैल्यू चाहिए।
और तीसरी मेरी जब मैं y एक्सिस की इस वाली इक्वेशन पे आऊंगा तो मेरा समीशन a y डैश आ रहा है, मतलब y a y डैश का सम कर देंगे हम लोग इसको, तो बेसिकली ये वाली। तो ओवरऑल फिर मैं क्या करूंगा, अब मैं x डैश लूंगा, x डैश के अंदर ये टेबल के अंदर से वैल्यूज प्लग इन करूंगा, तो इसकी 56,000 डिवाइडेड बाय सम ऑफ एरिया, तो मेरे पास ये 20 आ जाएगी, और y डैश मेरे पास अगेन ये वाली वैल्यू डिवाइडेड बाय एरिया, मेरे पास ये आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब जो मैं आपको शुरू में बता रहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि x को फाइंड करने की जरूरत क्यों नहीं है। x आप देखें, x जो आ रहा है वो 20 आ रहा है। अच्छा, ये जो 20 है वो कहाँ से मेजर हो रहा है, वो आपके एक्सिस जो आपने ड्रॉ किए थे, आपने एक्सिस ड्रॉ किए थे ये वाले, जो मेरा ये पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं इस फिगर के अंदर कहाँ लोकेट कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं देखूं कि जो मेरा x डैश है वो 20 है, तो अगर मैं ओरिजिन से जाऊं तो ओरिजिन से मैं 20 मूव करूंगा यहाँ, तो 20 का मतलब है कि मैं 10 यहाँ हो गया, और मतलब टोटल अगर ये 40 था तो 20 इसका हाफ बनता है ना, तो इसका मतलब मैं यहाँ एग्जैक्ट इस फिगर के हाफ पे होऊंगा। फिर y डैश जो मेरा है वो 37.14 है, तो इसका मतलब कि मैं यहाँ से लेके यहाँ तक अगर टोटल 50 है तो 50 का हाफ 25 हो गया, 37 मतलब यहाँ कहीं आ रहा होगा, तो इसका मतलब जो मेरा ओवरऑल जो फिगर है उसका सेंटर ये है। अच्छा सवाल के अंदर x कोऑर्डिनेट फाइंड करने को नहीं कहा हुआ था, मगर हमने फिर भी फाइंड किया है और आंसर हमारा 20 आ रहा है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो 20 है ये एग्जैक्ट सेंटर पे है, ठीक है। और ओवरऑल अगर हम लोग फिगर को भी देखें तो ओवरऑल जो फिगर है वो भी मेरी सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिक कैसे है कि अगर मैं एक लाइन लूं और उसको इस तरह काटूं तो मेरी जो फिगर है वो सिमेट्रिक हो गई। आप कह रहे हैं अच्छा ठीक है, काइंडली रिपीट द पार्ट वेयर वी फाइंड एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स। अच्छा ठीक है, बेसिकली मैं ये बता रहा हूँ कि आपने जब एक दफ़ा एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिया और आपने वो लोकेट कर लिया अपनी फिगर के अंदर, ठीक है, तो आपने बेसिकली क्या कि एक्स मेरा 20 मिलीमीटर जा रहा था, वाई मेरा 37.14 मिलीमीटर जा रहा था, तो आपने बता दिया जो फिगर के अंदर वो यहाँ लाई कर रहा है, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सवाल के अंदर एक्स कोऑर्डिनेट का मेंशन नहीं था, मगर हमने फिर भी फाइंड किया, और फाइंड जब किया तो हमें पता चला कि वो एग्जैक्ट इस फिगर के सेंटर पे आ रहा था, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि वो इसको फाइंड करने की जरूरत क्यों नहीं थी। अगर मैं अपनी ओरिजिनल ड्राइंग की तरफ जाऊं जो कि ये वाली थी, अब मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये वाली जो फिगर है, ये जो फिगर है ये सिमेट्रिक है, किस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है। अच्छा मैं थोड़ी टेढ़ी ड्रॉ कर ली मगर हाँ ठीक है, ये बिल्कुल आपकी फिगर सिमेट्रिक हो रही है ना, इस ये जो मैंने ब्लैक लाइन ड्रॉ की है इसके अबाउट। तो इसका मतलब कि बेशक मैं मेरी जो फिगर है, अगर मैं इस यहाँ से अपने जो एक्सिस हैं, ठीक है, मैं अभी एक्सिस बनाता हूँ, एक्सिस, अगर मैं अपने एक्सिस यहाँ रखूं सिमेट्रिक पॉइंट पे, ठीक है, इस तरह रखूं, तो जो मेरा x होगा वो 0 होगा, जो मेरा x डैश होगा ना, वो जो x डैश होगा वो 0 होगा। 0 क्यों होगा, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि ये फिगर सिमेट्रिक है, तो इसका जो x डैश होगा वो इसी सेंटर पे ही होगा, ठीक है, जो इस लाइन के ऊपर ही होगा। जो मेरा पॉइंट है, मैं एक मिनट, जो मेरा पॉइंट है जो सेंट्रॉइड है, वो मुझे पता है कि वो इसी लाइन के अंदर कहीं कहीं ना कहीं होगा। मुझे नहीं पता कि वो y एक्सिस के अंदर किधर है, मुझे नहीं पता वो किधर है, मगर मुझे ये पता है
कि वो इस लाइन के ऊपर है। इस लाइन के ऊपर क्यों है? क्योंकि ये सिमेट्रिक पॉइंट है। तो मतलब जितना मैस मेरा राइट हैंड साइड पे है उतना ही मैस मेरा लेफ्ट हैंड साइड पे है, राइट? तो इसलिए इस लाइन के अबाउट तो वो सिमेट्रिक है, मगर मुझे नहीं पता कि इनमें से कौन सा वो पॉइंट है जहां वो मेरा सेंट्रोइड है। वो मुझे अपनी एक्स वाई कोऑर्डिनेट से पता चलेगा, जो मैं हमने एंड पे वाई फाइंड किया था ना, जो 37.14 आ रहा था, तो वो वहां से पता चलेगा हमें। तो बेसिकली इन कंक्लूजन जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अगर इसको कंक्लूड करें, वो ये है कि अगर आपके पास सिमेट्रिक फिगर है तो आप क्या करें, आप अपनी सिमेट्री के अंदर अपने एक एक्सिस को ले लें, ठीक है? और तो आपका एक एक्सिस के अंदर आपको पता है कि सेंट्रॉइड 0 हो जाएगा, ठीक है? मैं अब ऐसे करता हूँ कि अभी यहाँ लेक्चर जो ये स्लाइड है, क्लियर स्लाइड, अब हम लोग बुक की तरफ जाते हैं। मैं आपको बुक दिखाता हूँ, ठीक है? ये आपकी बुक है। बुक में से कोई सिमेट्रिक वो लेते हैं, ठीक है? अभी हमने ये वाली प्रॉब्लम की थी, इसका आंसर भी 37.1 आ रहा है, जो कि हमारा आंसर आ रहा था। कोई सिमेट्रिक लेते हैं, जैसे ये वाली है, ठीक है? इसकी इसकी तरफ आ जाओ। ये वाली जो कहते हैं फिगर है, अब इस पे आप देख सकते हैं कि सारे जो लेंथ्स हैं, अगर मैं अपनी फिगर को इस तरह काटूं तो मेरी फिगर सिमेट्रिक हो गई ना। तो इसका मतलब कि मैं अगर अपने एक्स एक्स अपने ओरिजिन पॉइंट को यहाँ सेट कर लूं, ठीक है? अगर मैं अपने ओरिजिन को इस तरह सेट कर लूं कि ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, तो अगर ये मेरा एक्स, ये कौन सा वो आ गया, तो अगर ये मेरा एक्स है और ये मेरा वाई है, तो बेसिकली फिर मेरा जो एक्स होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है? ये मेरा 0 होगा। 0 क्यों होगा? क्योंकि मुझे पता है कि जो मेरे सेंट्रॉइड है वो इस लाइन के अंदर कहीं ना कहीं आएगा, ठीक है? और वो क्योंकि इस लाइन के अंदर आएगा, तो हमें पता है कि जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के अंदर एक्स की वैल्यू हमेशा 0 होती है। तो इस तरह, तो इससे फायदा क्या होगा, ठीक है? अब हम इसके फायदे की तरफ जाते हैं। हमेशा हम लोग अपना फायदा देखना चाह रहे होते हैं। तो फायदा ये होगा कि जो आपकी टेबल है, ये वाली जो टेबल है, ठीक है? इस टेबल के अंदर आपको एक कॉलम आप एक्सक्लूड कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि ओवरऑल मैं अगर इस पॉइंट पे एक्सिस ले लूँ, तो एक्स एक्सिस मेरा ऑब्वियसली 0 हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा पॉइंट, जैसे मेरा पॉइंट यहाँ था, तो यहाँ तो मेरा एक्स 0 हो जाएगा। और आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। आप यूँ भी कर सकते हैं कि आप ओरिजिन को यहाँ ले लें और फिर भी एक्स को मतलब छोड़े रहें, मतलब एक्स को फाइंड करें। एक्स का जो ओवरऑल आंसर होगा ना, वो 0 आ रहा होगा आपका, ठीक है? तो बेसिकली ये एक ट्रिक होती है कि अगर आपके पास सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट आ जाए ना, तो फिर आप उनमें से एक एक्सिस को 0 कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा एक्स एक्सिस हो, वो यूँ भी हो सकता है कि वो वाई के अबाउट 0 हो जाए, ठीक है? तो बेसिकली ये एक चीज़ है जो कि आपको पता होनी चाहिए। ओके गाइस, टाइम क्या हो रहा है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब ये हमारे पास एक और फिगर आ गई। हमने क्या करना है, हमने डिटरमिन करना है एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द शेडेड एरिया। तो अगेन आपके पास शेडेड एरिया है और आपने शेडेड एरिया का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। अच्छा, अब इस सवाल के अंदर एक क्या कहते हैं, आप देख सकते हैं कि जो सारी लेंथ्स हैं वो टेढ़ी हैं, राइट? जो 120 है, ये बेसिकली आपको इस तरह बताया हुआ है। हालांकि जो आपके एक्स और वाई हैं वो सीधे सीधे हैं,
मतलब y आपको आपका बिल्कुल यूं है, x आपका बिल्कुल यूं है। तो लेट्स सपोज सर्कल का जो सेंटर होता है वो कहाँ होता है? ऑब्वियसली उसके बिल्कुल सेंटर पे। तो अगर सर्कल, लेट्स से सर्कल का मुझे सेंट्रॉइड पता है कि वो ये वाला पॉइंट है, ठीक है, वो ये वाला पॉइंट है। अब अगर मैं अपने ओरिजिन से, जो कि मेरा ये ओरिजिन है, मैं यहाँ से इस सेंट्रॉइड अगर फाइंड करना चाहूँ तो मैं किस तरह करूँगा? मैं बेसिकली डिस्टेंस मेजर करूँगा। मैं बेसिकली ये वाला डिस्टेंस मेजर करूँगा, तो ये मेरे पास एक्स डैश आ जाएगा उस सर्कल का, और इस तरह मेजर करूँ तो ये मेरे पास वाई डैश आ जाएगा। अब प्रॉब्लम है कि जो सारी लेंथ्स हैं वो टेढ़ी हैं। अब ये 120 टेढ़ी है, अब मैं इसको सीधा करने के लिए मुझे उसका कंपोनेंट लेना होगा। ये जो 30 एंगल है ना, इसके साथ मुझे उसके साथ खेलना पड़ेगा। बिल्कुल, एग्जैक्टली तो यही मैं कहना चाह रहा था कि शोएब ने ये पॉइंट बताया, पूछा है कि हम लोग एक्सेस चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल हम लोग कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे इस सवाल के अंदर? हम कहेंगे अच्छा ठीक है, मैं अपने एक्सेस ही टेढ़ा कर देता हूँ, बजाय कि मैं अपनी सारी लेंथ cos 60 और sin 60 के तौर पे करूं। मैं अपनी फिगर को ही टेढ़ा कर देता हूं, अपने एक्सेस को चेंज कर देता हूं। अगर आपको याद हो, जब मैं आपको 2 डायमेंशन के अंदर प्रॉब्लम्स करवा रहा था, तो मैंने आपको यही बताया था कि एक्सेस आप अपने हिसाब से चूज करते हैं जहां आपको आसानी हो। ठीक, तो यहाँ भी आप एक्सेस अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्सेस हमने सीधे करने हैं, तो वो आप, ठीक है, तो हम यूं करेंगे कि जो टेढ़ी फिगर थी उसको हमने सीधा कर दिया। तो ये जो आपको ये नजर आए होंगे कि ये बेसिकली आपके जो एक्स एक्सिस यूं था ना, वो इस तरह हो गया, ये वाई एक्सिस मेरा इस तरह हो गया। तो मेरे पास जो नए एक्स है वो इस तरह आएगा, और जो नया वाई है इस तरह होगा। तो बेसिकली एक्चुअली वाई डैश होगा और एक्स डैश होगा, क्योंकि ये नए एक्सिस हैं, इनको हम लोग डिफ्रेंशिएट करना है हमारे प्रीवियस एक्सिस के साथ। हाँ, फिगर तो सिमेट्रिक नहीं है, मतलब जरूरी नहीं है कि हमेशा फिगर सिमेट्रिक हो। अगर फिगर सिमेट्रिक नहीं है, टफ लक, आपने अब सिमेट्री के बगैर ही इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सिमेट्री कुछ कुछ प्रॉब्लम्स के अंदर आती है। ठीक है, तो अगर इस प्रॉब्लम सिमेट्रिक नहीं है तो नहीं है, फिर आपने फिर उसको एक्स भी फाइंड करना है, इसका वाई भी फाइंड करना है आपने। अच्छा, तो ठीक है, अब हमने ये फिगर टेढ़ी कर ली, और ठीक है, टेढ़ी कर ली। अब हमने इसको सॉल्व करना है। तो क्या था पहला स्टेप? क्या था पहला? मैंने आपको अभी स्नीक पीक दिखा भी दिया। पहला स्टेप था कि अटेंडेंस कर लेंगे अभी, कोई मसला नहीं है। तो पहला स्टेप था कि आपने क्या करना है, एलिमेंट्री शेप्स के अंदर डिवाइड करना है। अब हम लोग इस शेप को स्टडी करते हैं, कौन से कम मतलब किसी कम से कम शेप्स हैं जिसमें मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ। अगर मैं देखूं इसको, मैं, ठीक है, वजह 3 कह रहे हैं, बाकी भी 3 कह रहे हैं, और बिल्कुल ये 3 ही है। मैं आपको इसको जिस मर्जी एंगल से इसको फाइंड करने की कोशिश करूँ ना, एट द एंड मेरे पास 3 फिगर्स ही होंगी जो कि आएंगी। ठीक है, एक तरीका ये भी हो सकता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक तरीका ये हो सकता है कि आप यूं करें कि आप ये कंप्लीट ये वाला रेक्टेंगल लें। ठीक है, उस रेक्टेंगल में से फिर आप उस रेक्टेंगल में से आपने सर्कल तो हटाना ही हटाना है ना, सर्कल तो हमने हटाना है। फिर एट द एंड आप क्या करेंगे, आप इस ट्राइंगल, क्योंकि ये भी शेडेड एरिया, अनशेडेड एरिया ना, तो इसको आप रिमूव कर देंगे। तो इसको रिमूव कर दें, इसको रिमूव कर दें, तो ओवरऑल मेरे पास कितनी शेप्स आ गई? 1, ये सर्कल मेरी 2, और ये ट्राइंगल मेरी 3। तो 3 शेप्स आ गई। और अगर मैं अपना दूसरा तरीका यूज करूं कि एक मेरा रेक्टेंगल जो कि ये बना हुआ है, एक मेरा सर्कल जो कि ये बना हुआ है, और एक ट्राइंगल जो कि ये बना, तो 3 शेप्स ही होंगी मेरी। ठीक है, तो 3 शेप्स पे हम लोग फंसे हुए हैं यहाँ, तो 3 शेप्स भी करनी है। ट्रेपीजियम बेसिकली एलिमेंट्री शेप्स के अंदर नहीं आता। ठीक है, तो हमने एलिमेंट्री शेप्स पे करना होता है, जिसका मतलब रेक्टेंगल, सर्कल और ट्राइंगल। अच्छा, आपको एक पॉइंट अगर किसी को नहीं पता, रेक्टेंगल
और स्क्वायर एक ही चीज होती हैं, ठीक है। स्क्वायर कोई डिफरेंट चीज नहीं होती है। स्क्वायर इज अ फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। व्हाट इज रेक्टेंगल? रेक्टेंगल इज अ फोर साइडेड पॉलीगॉन, ठीक है। तो स्क्वायर एक रेक्टेंगल की फॉर्म होती है जिसपे सारे साइड सेम होते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, तो इसके अंदर मैं क्विकली, टाइम खत्म होने वाला है, तो क्या करना था हमने, इसको हमने कितनी शेप से डिवाइड करना था? 3 शेप से डिवाइड करना था। वो कौन सी 3 शेप्स हैं? ये देख लें। तो इस पूरी शेप को मैंने 1 2 3 पे डिवाइड कर लिया। 2 को मैंने हॉलो इसलिए रखा कि 2 हमारा हॉलो शेप है। इसका एरिया हमने नेगेटिव लेना होगा, ठीक है। वो उसको नहीं भूलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या था? नेक्स्ट स्टेप, आपने अपनी पेपर के अंदर, यहाँ जहाँ आप सॉल्व कर रहे हैं वहां आपने अपनी टेबल बनानी है। टेबल के अंदर फिर आप यूं करें कि आपने जितनी शेप्स बनाई थी उतने ही आपने रोज रखने। तो 1 2 3 और टोटल लिखते। अच्छा, एक बहुत अच्छी टिप जो कि आपके लिए इस्तेमाल आएगी, वो ये है कि जब आप शेप्स लिखें ना, अक्सर मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। वो फॉर एग्जांपल शेप नंबर 1 को रेक्टेंगल कहेंगे ना, तो जब वो यहाँ आएंगे वो समझेंगे कि अच्छा शायद शेप नंबर 2 रेक्टेंगल थी। तो अच्छी टिप ये है कि आप जहाँ शेप लिखे ना 1, तो आप वहां से छोटा सा रेक्टेंगल लिख दें। ये तो बड़ा है मगर छोटा सा रेक्टेंगल दें। इसके साथ आप सर्कल लिख दें और इसके साथ आप ट्रायंगल की शक्ल बना लें या फिर पूरा लिख लें, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि आप लिख लें, आप एक छोटा सा इस तरह का यूं भी ड्रॉ कर सकते हैं। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि फिर आप जब भी अपनी टेबल को देखेंगे ना, आपको पता चलेगा अच्छा ठीक है, शेप नंबर 1 मेरी रेक्टेंगल थी, ठीक है। तो ये बेसिकली जस्ट अ स्मॉल टिप फॉर यू। अच्छा, अब हम लोग इस टेबल को फिल करना है हमने। ठीक है, सबसे पहले हम लोग आएंगे अपने रेक्टेंगल पे। हमारा जो रेक्टेंगल है उसका एरिया तो ऑब्वियसली आप फाइंड कर सकते हैं। उसका एरिया क्या होगा? 72 प्लस 72, ये इसकी विड्थ हो गई, और 72 प्लस 120 इसकी ये लेंथ हो गई। तो बेसिकली इस लेंथ को इस विड्थ के साथ मल्टीप्लाई करके एरिया आ गया। वो तो बेसिक था। इस रेक्टेंगल का जो सेंटर है वो ये रेड डॉट के थ्रू रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने अपने ओरिजिन, जो मेरा ओरिजिन कहाँ है, मेरा ओरिजिन ये है। तो मैंने अपने ओरिजिन से x डिस्टेंस फाइंड करना है इस सेंट्रॉइड का। तो आई हैव टू फाइंड लाइक दिस x डिस्टेंस। तो बेसिकली मुझे ये डिस्टेंस फाइंड करना है और मुझे ओवरऑल ये डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा, अब जो मेरी फिगर थी उसके अंदर मुझे ये वाला एरिया ना जिसको मैंने ए कहा है, ये गिवन नहीं था। तो ये मैंने किस तरह फाइंड किया? मुझे पता है यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा है 72 प्लस 72 144। मेरे यहाँ से लेके यहाँ तक 144 है। ये एंगल मेरा 30 है। तो यूजिंग 10 मैं ए फाइंड कर सकता हूँ। तो बेसिकली 10 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो 10 30 10 सॉरी, मैं 10:30 बोल रहा था, टाइम 10:30। सो 10:30 is equal to a divided by 144. So a is equal to 144 multiplied by 10:30. तो a का आंसर आएगा 83.13। तो a का आंसर ये आ गया। तो अब मेरे पास जो x कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा? ये कंप्लीट लेंथ डिवाइड बाय 2, जो कि 72 होगी। 72 मेरे पास ये आ गया। और जो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ है वो क्या होगी? वो होगी 83.13 प्लस ये। और ये डिस्टेंस क्या है? ये टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 2। तो टोटल जो भी मेरा डिस्टेंस आ रहा था उसको डिवाइड बाय 2 करें तो 96 आ रहा था। तो 96 प्लस 83 होना चाहिए मेरे पास, ठीक है। तो 93 प्लस ये, तो ये इसी तरह हम लोग ये कर लेंगे। अच्छा, टाइम हमारा ख़त्म होने वाला है, तो क्या कहते हैं, मीटिंग अभी यहाँ ख़त्म करते हैं, एक और मीटिंग करता हूँ, उस पर फिर आप लोगों की सवाल ले लूँगा और अटेंडेंस ले लेते हैं उस पे। ठीक है, तो लेक्चर को यहीं स्टॉप करते हैं।